Good morning, students. Yesterday we discussed about the normal curve, skewness and kurtosis. Now today we will discuss the characteristics of a normal curve. These are very important क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात होती है then we should know the characteristics of a normal curve. As we know that normal curve is a bell-shaped curve. As we discussed yesterday that for a normal curve, mean, median and mode are equal or mean is equal to median is equal to mode in case of a normal curve. अगर हम इस कर्व को फोल्ड करते हैं मीन से तो ये दो फोल्ड्स में आ जाएगी, इक्वल दो फोल्ड्स बनेंगे. इसका मतलब ये है कि इन द राइट ऑफ द मीन 50% केसेस लाइक एंड इन द लेफ्ट ऑफ द मीन 50% केसेस लाइक. And the second characteristic is that the curve is perfectly symmetrical. In other words, it is not skewed. The value of the measure of skewness computed for this curve is 0. या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में skewness की वैल्यू 0 होती है. But if the skewness is positive, then it is called positive skewness as we discussed yesterday. And if the value is negative, then skewness is negative. The third point is about the bigness of the curve. देखिए जब हम बिगनेस का मतलब है कुर्टोसिस की बात जब हम करते हैं, अगर कर्व नॉर्मल है तो कुर्टोसिस की वैल्यू होती है कुर्टोसिस इज इक्वल टू 0.263 इन केस ऑफ ए नॉर्मल कर्व. लेकिन अगर वैल्यू 0.263 से ज़्यादा हो जाती है तो इसे हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.263, but if the value is less than 0.263, then it is called leptocurtic. If less than 0.263, if greater than 0.263, then it is platycurtic, and but if it is equal to 0.263, then it is a normal curve. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करते हैं हम देखते हैं कि इसके जो सिरे हैं वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते और वी कैन से द कर्व इज असिम्प्टोटिक. असिम्प्टोटिक का मतलब क्या है कि जो कर्व है ये बेस लाइन की तरफ अप्रोच तो करती है लेकिन उसको कभी भी टच नहीं करती. क्यों टच नहीं करती? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, हमने जैसे डिस्कस किया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में कि हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम अपनी पॉपुलेशन के बारे में किसी भी जैसे अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, एबिलिटीज़ की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें, इन चीज़ों को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते. मान लीजिए हम एबिलिटी को मेजर करना चाहते हैं किसी बच्चे की और अगर उसके 100 में से 100 मार्क्स आ गए तो हम ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे की एबिलिटी उतनी ही है. मे बी उस बच्चे के अंदर और भी ज़्यादा एबिलिटीज़ हो जिनको मेजर ना किया गया हो. इसी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई बच्चा अगर पुअर है या किसी के अंदर एबिलिटीज़ बहुत कम है या उसके 100 में से 0 मार्क्स आए हैं तो उसके अंदर एबिलिटी 0 है. हो सकता है उसके अंदर और बहुत सारी एबिलिटीज़ हों. तो हम एबिलिटी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते. इसीलिए ये जो कर्व है इसकी जो टेल्स हैं वो बेस लाइन को अप्रोच करती हैं लेकिन कभी भी टच नहीं करती क्योंकि टच जब कर जाएंगी तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है. एग्जैक्ट वैल्यू आने का मतलब है कि हमने एबिलिटी को एग्जैक्टली मेजर कर दिया जबकि हम एबिलिटी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द हाइट ऑफ द कर्व. जो कर्व की हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट कर्व की मीन से जब हम इसको मेजर करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट और ये होती है 0.3989. मैक्सिमम हाइट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 0.3989 और क्योंकि इस कर्व के अंदर कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता इसीलिए हम मीन को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं. मीन से राइट में भी जाते हैं और मीन के लेफ्ट में आते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे तो इस डिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजर करते हैं. इसको मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी मेजरमेंट की बात आती है हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए. जैसे हाइट को मेजर करें या वेट को जब हम मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं. इसी तरीके से इस
डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्योंकि एक तरीके से जब मीन से हम राइट में जाएं, चाहे मीन से हम लेफ्ट में जाएं, वो डेविएशन ऑफ द स्कोर्स है फ्रॉम द मीन। तो जब जो डेविएशन होता है, राइट में हम जाते हैं +1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा तक, और लेफ्ट में भी हम जाते हैं -1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा तक। यानी जब हम राइट में जाएंगे +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा और -3 सिग्मा। यानी मीन से राइट में 3 सिग्मा तक जाएंगे और मीन से लेफ्ट में भी 3 सिग्मा तक हम जाते हैं। अब नेक्स्ट ही क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो कितना एरिया कवर करती है, टोटल कितना एरिया होता है। क्योंकि ऐसे कोई फिक्स्ड वैल्यू हम लोगों को नहीं दी होती, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व टोटल 10,000 यूनिट्स कवर करती है। टोटल 10,000 यूनिट्स हैं जो इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर आती है। तो वो 10,000 यूनिट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम देखेंगे कि मीन से लेकर +1 सिग्मा तक जो टोटल 10,000 यूनिट्स हैं, इसमें से 3, 4, 1, 3 केसेस ऐसे हैं जो मीन और +1 सिग्मा के बीच में लाई करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे, भले ही ये -1 सिग्मा है, लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव में होगा, और इसको हम कहेंगे कि मीन से लेकर -1 सिग्मा तक टोटल 3, 4, 1, 3 केसेस हैं। यानी मीन से +1 सिग्मा तक 3, 4, 1, 3 केसेस, और मीन से -1 सिग्मा तक भी 3, 4, 1, 3 केसेस आते हैं। तो टोटल मीन से लेकर +-1 सिग्मा के बीच में जो केसेस हैं 6, 8, 2, 6 केसेस ऐसे हैं जो मीन और +-1 सिग्मा के बीच में लाई करते हैं। अगर हम इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 68.26% केसेस ऐसे हैं जो मीन और +-1 सिग्मा के बीच में लाई करते हैं। अब +1 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच में 1359 अप्रॉक्सीमेटली 1359 केसेस ऐसे हैं जो -1 सिग्मा और -2 सिग्मा या +1 सिग्मा और +2 सिग्मा के बीच में लाई करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इनको ऐड करें मीन से लेकर 2 सिग्मा तक, मीन से लेकर इधर 2 सिग्मा तक और मीन से लेकर इधर -2 सिग्मा तक, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हमारे होते हैं मीन +-2 सिग्मा के बीच में अंदाजा हमारे आते हैं 9544 केसेस। मीन से लेकर +-2 सिग्मा के बीच में 9544 केसेस आते हैं, और वी कैन से दैट 95.44 केसेस लाई बिटवीन मीन +-2 सिग्मा। और नेक्स्ट 2 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 215 केसेस होते हैं, और इधर भी -2 सिग्मा और -3 सिग्मा के बीच में 215 केसेस होते हैं। लेकिन अगर हम मीन से टोटल 3 सिग्मा तक के केसेस को काउंट करेंगे और मीन से लेकर -3 सिग्मा तक के केसेस को काउंट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 9974 केसेस होते हैं। मीन +-3 सिग्मा के बीच में 9974 केसेस लाई करते हैं, और वी कैन से दैट 99.74 केसेस ऐसे हैं जो मीन से लेकर +-3 सिग्मा के बीच में लाई करते हैं। अब हमने बात की कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर जो टोटल एरिया है वो 10,000 यूनिट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ कवर की है 99.74% और 9,974 केसेस। हमने क्या किया, 26 केसेस को छोड़ दिया। 26 में से यानी 13 केसेस राइट में और 13 केसेस लेफ्ट में हमने छोड़ दिए, क्योंकि हमारी जो कर्व की टेल है वो कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करती है, इसीलिए हम किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बता सकते। तो 13 केसेस राइट में छोड़ देते हैं और 13 केसेस हम लेफ्ट में छोड़ देते हैं। तो टोटल जो हमारा एरिया बना वो मीन +-3 सिग्मा के बीच में 99.74% केसेस होते हैं। अब हमारी 1 सिग्मा और 2 सिग्मा के बीच में एक लिमिट आती है, दैट इज 1.96 सिग्मा। अगर लेफ्ट में जाएंगे इट विल बी विद माइनस साइन, और अगर राइट में जाएंगे तो +1.96 सिग्मा। अगर हम मीन से लेकर 1.96 सिग्मा तक के केसेस को काउंट करेंगे वो होते हैं हमारे 95% केसेस। यानी 95% केसेस मीन +-1.96 सिग्मा के
बीच में लाई करते हैं। इसी तरीके से जो 99% केसेस हैं वो मीन प्लस माइनस 2.58 सिग्मा के बीच में लाई करते हैं। और इन्हीं दो, अब इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि 5% केसेस ऐसे हैं जो इन लिमिट्स के बियॉन्ड हैं, और इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि 1% केसेस ऐसे हैं जो हमारी लिमिट्स के बियॉन्ड है। और इन्हीं दो को, 5% को और 1% को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है, जिसको हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस के अंदर जब हम उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो जो हम अपना कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करेंगे अपनी टेबुलेटेड वैल्यू से, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। और दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। थैंक यू वेरी मच।